ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ वहाँ देखते हुए दबी हुई आवाज में आयुष ने रिया से कहा, क्या तुम्हारा मम्मा वही है, मिसेज अनिका? रिया ने भी बिल्कुल दबी हुई आवाज में आयुष की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, अनिका नाम है मेरी मम्मा का। वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है और वो बहुत खूबसूरत है और ब्रेव भी है और डैड मम्मा के साथ शादी करना चाहते हैं। अपनी मम्मी की तारीफ करने में रिया ने कोई असर नहीं छोड़ी थी, मगर कहीं न कहीं आयुष ने रिया की बातों को सीरियसली नहीं लिया था। रिया के कंधे पर हाथ रखकर आयुष ने कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें पता भी है सौतीली माँ किसे कहते हैं? रिया ने बड़ी ही इनोसेंटली आयुष से पूछा, सौतीली माँ, वो क्या होता है? आयुष ने रिया को समझाते हुए कहा, स्टेप मदर, तुमने सिंड्रोला की स्टोरी तो सुनी ही होगी। आयुष की इस बात पे रिया ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तो आयुष ने आगे कहा, उस स्टोरी में सिंड्रोला की माँ थी, वो उसकी स्टेप मदर थी। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी सिंड्रोला की तरह सौतेली माँ आ गई तो वो तुम्हारा भी वही हाल करेगी जो सौतेली माँ ने सिंड्रोला के साथ किया था। रिया बड़ी बड़ी आंखों से आयुष को गौर से देखने लगी। आयुष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ सभी लोग यही चाहते हैं कि रोहित के बाद तुम भी मारवा खानदान के हेड बन जाओ। तुम्हारा भी वही रेस्पेक्ट होगी, तुम्हारे पास भी वही पावर होगा जो इस वक्त तुम्हारे डैड रोहित मारवा के पास है। मगर जरा सोचो, अगर तुम्हारी सौतेली माँ शादी करके तुम्हारे पापा के साथ रहने लगी और उन्हें कोई बच्चा हो गया तो फ्यूचर में तुम्हारा क्या होगा? आयुष ने ये बात अच्छी तरह जानता था कि फ्यूचर में वो लड्डू को रोहित की जगह पर देखना चाहता है, तो उसने रोहित और आर्यन के बीच में टेंशन पैदा करना होगा। आयुष ने तो यहाँ तक प्लानिंग कर ली थी कि अगर रोहित किसी तरह अनिका से शादी करके उसे घर ले आता है तो वो किसी तरह आर्यन के मन से अनिका के लिए नफरत पैदा कर देगा, जिससे अनिका और आर्यन के बीच में तनाव पैदा हो। अनिका और आर्यन के बीच फंसे हुए रोहित का ध्यान कंपनी के कामकाज से हट जाता और आयुष पिछले कई सालों से बस एक मौके की तलाश में था कि कब वो खानदान के सामने ये साबित करे कि रोहित कंपनी चलाने के लिए फिट नहीं था और इस तरह वो रोहित की गद्दी पर बैठ जाए। कुछ ही सेकंड में आयुष ने बहुत सारे सपने देख लिए थे। अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर निकलकर सामने खड़े आर्यन की ओर देखा। रिया खुद किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। जब आयुष ने रिया को पूछा कि वो क्या सोच रहा है, तो आयुष की बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, एक छोटा भाई या बहन, तब तो बहुत मजा आएगा, मगर मुझे नहीं लगता कि मम्मा एक साथ 3-3 बच्चों को संभाल पाएगी। रिया की ये बात सुनते ही आयुष की आंखों में चमक आ गई। आयुष एक्साइटेड होकर रिया से पूछने लगा, आर्यन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मम्मा को और एक बच्चा भी है? कौन है वो बच्चा? कहाँ है वो बच्चा? किसका है वो बच्चा? मम्मा ने क्या पहले किसी के साथ शादी की थी? खैर ये सब छोड़ो, शायद तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता होगा। मुझे बताओ कि वो बच्चा कौन है? बड़े ही स्टाइल में रिया ने आयुष की बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चा नहीं, बच्ची है वो। बहुत ही क्यूट, खूबसूरत, ब्यूटीफुल छोटी सी प्रिंसेस है वो। आयुष समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन ऐसी क्यों बात कर रहा है। आयुष को लगा कि जरूर उस अनिका ने आर्यन पर कोई जादू चलाया है, वरना आर्यन उस अनिका की बच्ची के बारे में इतनी तारीफ क्यों करता। मगर इन इन्फॉर्मेशन को सुनते ही आयुष को ऐसा लगा जैसे उसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। आयुष को लगा कि ये सारी बातें उसे दादी माँ को जाकर बतानी चाहिए। अचानक ही आयुष को अपने सारे सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे। रिया को वहीं कॉरिडोर में छोड़कर आयुष दादी माँ के रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद रोहित रिया को लेकर आयशा मारवा के बिल्ला में पहुंचा। आयशा पहले से ही झूले पर बैठकर रोहित और आर्यन के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कार से उतरकर रिया ने अपनी दादी माँ को देखा, वो शॉक हो गई। रिया ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी दादी माँ इतनी खूबसूरत होगी। कुछ देर रिया अपनी दादी माँ को बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही। फिर जैसे ही मारवा मिसेज ने
रिया को आवाज देकर बुलाया, आर्यन बेटा यहाँ आओ। वैसे ही रिया दौड़ कर गई और अपनी दादी माँ के गले लग गई। रिया का स्पर्श होते ही दादी माँ हैरान रह गई। रिया का स्पर्श होते ही मिसेज आयशा मारवा रिया की बाहों में जैसे पिघलने लगी थी। रिया के गले लगते ही मिसेज मारवा को रोहित याद आ गया, जो बचपन में छोटी छोटी बातों पर आकर अपनी मम्मा के गले लग जाता। किसी भी तरह रोहित अपने मम्मा को अपनी नजरों से दूर नहीं देख सकता था। रिया के स्पर्श ने मिसेज मारवा को रोहित के उस बचपन की याद दिला दी थी। उनकी आंखें बंद थी पर चेहरे पर मुस्कान थी। अपने माँ के चेहरे को मुस्कान देखकर रोहित को उन दिनों की याद आई जब रोहित की माँ स्कूल से रोहित के लौटने तक का इंतजार किया करती थी, और जैसे ही वो रोहित को देखती थी उनके चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान आ जाती थी। मगर कुछ ही सालों में सब कुछ बदल गया था। रोहित की माँ रोहित की और मारवा परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गई थी। बचपन की याद आते ही रोहित का चेहरा उदास हो गया। तभी अपनी माँ को आवाज रोहित पर पड़ी, मैंने सुना है तुम किसी लड़की को पसंद करने लगे हो और उसे शादी भी करने वाले हो। मिसेज मारवा की ये बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मिसेज मारवा ने कहा, देखो, शालिनी ने मुझे ये सब कुछ बता दिया है। उसने ये भी कहा है कि उस लड़की पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। शालिनी का नाम सुनते ही रोहित ने अपने माथे पर उंगलियां फेरना शुरू कर दिया। इससे पहले कि रोहित अपनी माँ से कुछ कहता, मिसेज मारवा ने रोहित से कहा, देखो रोहित, तुम किसी लड़की से प्यार करो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अगर तुम उस लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो क्या तुम 5 साल रोक सकते हो? इससे अपनी माँ की एक रिक्वेस्ट ही समझ लो। अपनी माँ की इस तरह की रिक्वेस्ट सुनकर रोहित हैरान रह गया। मिसेज मारवा सिर्फ इतना चाहती थी कि आने वाले 5 सालों में जब आर्यन 10-11 साल का हो जाए तो उसे अच्छे बुरे की समझ हो जाएगी। इस दुनिया का ज्यादा तजुर्बा हो जाएगा। बस वो अपना अच्छा और बुरा खुद समझने लगे। मगर ये सारी बातें रोहित को कहकर मिसेज मारवा रोहित को गैर जिम्मेदार बाप नहीं कहना चाहती थी। बड़ी ही धीमी और सॉफ्ट आवाज में मिसेज मारवा ने रोहित से कहा, अभी तुम 26 साल के हो। नए नए में प्यार कुछ अच्छा लगता है, मगर 5 सालों में दुनिया कई बार रंग बदलती है। रंग बदलती दुनिया को मैंने खुद महसूस किया है। मगर 5 साल के बाद भी लगता है कि वही लड़की तुम्हारे लिए सही जीवन साथी है, तो बेशक तुम उससे शादी कर लेना। 5 साल बाद भी तुम्हारी उम्र सिर्फ 31 की होगी, तब भी देर नहीं हुई होगी। बस मैं चाहती हूँ इस वक्त जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, जिससे आने वाले समय में तुम्हें किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि बिना अनिका को मिले, बिना उससे जाने पहचाने रोहित की माँ ने अनिका के लिए अपने मन में ऐसी राय क्यों बनाई थी। आखिरकार रोहित ने अपनी माँ से वो कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। रोहित ने अपनी माँ से कहा, तुमने मुझे अपने आप से उस वक्त दूर किया था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी, तो आज क्यों फिक्र कर रही हो? आज तक मैंने अपने फैसले खुद ही लेता आया हूँ। मुझे खुशी होगी अगर आगे भी तुम मुझे यही करने दो। रोहित ने अपनी माँ से ये सब कुछ कह तो दिया था, मगर उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रोहित ने अपनी नजरें नीचे कर ली और एक आखिरी बार अपनी माँ से कहा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रिया की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए रोहित ने कहा, चलो आर्यन, घर चलते हैं। रिया ने अपने पापा की बात जरूर सुनी थी, मगर वो अपनी ब्यूटीफुल दादी को देखती ही रही। कुछ देर बाद रिया अपनी दादी की गोद में खड़े होकर रोहित के पास आ गई। रोहित ने रिया को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और बाहर जाने के लिए पहले मुड़कर अपनी माँ से कहा, अब मैं शादी करूंगा तो उस लड़की को जरूर तुमसे मिलवाने ले आऊंगा। वो बहुत अच्छी है, मगर तुम उसे पसंद
ना कर सकती हो तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक तुम्हें कोई पसंद आया है। ये कहते हुए रोहित रिया के साथ अपनी कार में बैठ गया और कार को तेजी से ड्राइव करके बिल्ला से बाहर चला गया। हालत को देखकर सावित्री भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाई। सावित्री ने अपनी आवाज थोड़ी बढ़ाते हुए मिसेज मारवा से कहा, मैडम, आपने ये क्या किया? इतने सालों बाद रोहित बाबा के साथ अपने संबंध सुधारने वाले थे, फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ऐसा करने से तो आपके संबंध और भी बिगड़ जाएंगे। मिसेज मारवा ने अपनी नजरें झुकाए हुए सावित्री से कहा, हमारे संबंध जितने बिगड़ेंगे रोहित की जिंदगी के लिए उतना ही अच्छा होगा। मिसेज मारवा की कॉम्प्लिकेटेड बात सावित्री की समझ के बाहर थी। सावित्री ने फिर एक बार हिम्मत करके मिसेज मारवा से कहा, मैडम, तो क्या आपको लगता है हमें उस लड़की के बारे में पता करना चाहिए जिससे रोहित बाबा प्यार करते हैं? मिसेज मारवा ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अपने बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसे किसी से प्यार हुआ है तो वो लड़की जरूर अच्छी ही होगी। और मैं रोहित को बचपन से जानती हूँ, किसी के कहने पर वो पीछे नहीं हटेगा। अगर एक बार उसके अपने दिल में सोच लिया है तो वो उसी पर बात पर कायम रहेगा, किसी के कहने पर अपना इरादा नहीं बदलेगा। सावित्री ने मिसेज मारवा के कंधे पर हाथ रख के कहा, मैडम, इतनी सालों से कैसे दूर रह पाई हो आप अपने बेटे से? इतना प्यार करती हो आप रोहित बाबा से, फिर भी आप उन्हें इतने दूर कैसे रख सकती हैं? कहाँ से लाते हो इतनी हिम्मत? हिम्मत और माँ का जन्म एक साथ ही हो जाता है। एक माँ वो हर चीज करती है जिससे उसके बेटे पर कोई मुसीबत न आए। ये तो हर माँ का फर्ज होता है। मैंने भी अपना फर्ज निभाया। अपने बेटे रोहित की सेफ्टी के लिए उसे अपने पास से दूर कर लिया। सावित्री को ये कहते हुए मिसेज मारवा झूले से खड़ी हुई और ग्रीन हाउस की तरफ चली गई। सावित्री ग्रीन हाउस के दरवाजे पर खड़ी खड़ी मिसेज मारवा को देख रही थी। मिसेज मारवा के चेहरे पर इस वक्त न तो कोई टेंशन था, न तो कोई दुख। बड़ी ही शांति से वो गुनगुनाते हुए पौधों को पानी देने लगती। मगर सावित्री मिसेज मारवा को अच्छी तरह जानती थी कि वो एक नदी जैसी थी। दुख जितना गहरा होता उनका चेहरा उतना ही शांत। रोहित रिया के साथ वापस मारवा हाउस जा रहा था। कार ड्राइव करते वक्त रोहित को बार बार अपनी माँ के साथ हुई मुलाकात याद आ रही थी। उसके बाद रोहित को अचानक पुरानी सारी बातें याद आने लगी। जैसे जैसे रोहित को पुरानी बात याद आती गई, उसका चेहरा गुस्से से लाल होता गया। रोहित को वो सारी बात याद आने लगी जो बचपन में उनकी नजरों के सामने हुई थी। रोहित बहुत छोटा था जब रोहित की माँ और रोहित के पापा ने ये डिसाइड किया था कि उनकी शादी पूरी तरह से फेल हो गई थी और उन्हें अब इस शादी से बाहर निकल जाना चाहिए। उस समय रोहित के दादाजी जिंदा थे। दादाजी ने रोहित के पापा को घर से बाहर निकाल दिया था। आयशा मारवा और रोहित वहीं दादाजी के साथ मारवा हाउस में रहने आए लगे। रोहित उस वक्त इतना छोटा था कि उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सच्चा और कौन झूठा। हर बच्चे की तरह रोहित अपने माँ और पापा दोनों का प्यार चाहता था। इसलिए जब भी रोहित मुड़कर अपने बचपन की ओर देखता तो उसे कोई हमेशा अंधेरा ही नजर आता। रोहित के बचपन की कोई ऐसी बात याद नहीं थी जो रोहित के चेहरे पर मुस्कान लाती। रोहित की मम्मी और रोहित के पापा दोनों ने रोहित से कहा था कि उसके मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार नहीं करते और इसलिए उनकी शादी फेल हो चुकी थी। रोहित ने यहाँ तक सुना था कि आयशा मारवा ने रोहित के दादाजी को इस बात को लेकर धमकाया था कि अगर उन्होंने रोहित के पापा को घर में रखा तो रोहित को लेकर मारवा हाउस छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, और अगर दादाजी रोहित को मारवा हाउस में रखना चाहते हैं तो उन्हें रोहित के पापा को मारवा हाउस से बेदखल करना होगा। रोहित बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, हर चीज में उसकी उम्र के बाकी बच्चों से कई गुना आगे था। इसी वजह से दादाजी को रोहित से बहुत उम्मीदें थी।
इसलिए माँ ने जब दादाजी के सामने दो बात रखी तो दादाजी ने रोहित और उसकी माँ को अपना लिया और अपने ही बेटी को घर से निकाल दिया। जब रोहित बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि रोहित के पापा अब किसी और औरत के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगे थे और रोहित की माँ घर से दूर इस विला में अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही थी। रोहित ये जानना भी नहीं चाहता कि आखिर उसकी माँ सही थी या गलत। बस रोहित को बचपन से लेकर आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर पापा के घर छोड़ देने के बाद भी ऐसा क्या हुआ था कि रोहित की माँ ने रोहित को मारवा हाउस में अकेला छोड़कर घर से शहर एक दूर विला में अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला किया। बचपन में जब भी रोहित अपनी माँ से मिलने की कोशिश करता था या माँ के पास आने की कोशिश करता, तब रोहित की माँ जानबूझकर उसे अपने आप से दूर कर लेती थी। यहाँ तक कि रोहित को ये लगा कि उसकी माँ उसे नफरत करने लगी थी। रोहित बचपन भर यही सोचते रह गया कि ऐसा क्या किया था रोहित ने जो उसकी माँ उससे इतनी नफरत करती थी। मगर आज इतने सालों बाद भी रोहित के दिल में एक ख्वाहिश थी कि कभी उसकी माँ उसे वो प्यार दे जो रोहित बचपन से मिस कर रहा था। तेज कार चला रहे रोहित को अचानक कोई बात क्लिक हुई। रोहित ने अपना फोन उठाकर चिराग मेहता को फोन लगाया। जैसे ही चिराग मेहता ने कॉल उठाया, रोहित ने कहा, मुझे उस सालनी को दिल्ली में कहीं नहीं देखना है। चिराग मेहता फोन पे कुछ देर खामोश रहा, फिर किसी सोल्जर की तरह अपने कमांडर के ऑर्डर को रिस्पॉन्स करते हुए चिराग ने कहा, यस सर, आपका काम जरूर हो जाएगा। कुछ ही देर में रोहित की कार मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित की कार का दरवाजा खोला। जैसे ही रोहित अपने ड्राइविंग सीट से बाहर निकला, सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, सर, अभी अभी सिक्योरिटी केबिन से फोन आया था। दादी माँ आपसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने कहा था जैसे ही रोहित घर वापस आए उसे मेरे पास भेजना। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज हो क्या रहा था। वहाँ माँ, यहाँ दादी माँ, सब उसे ढूंढ रहे थे। हैरान रोहित ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या दादी माँ ने खुद फोन किया था? सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर खामोश रहा, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नहीं, आयुष सर ने कॉल किया था। आयुष का नाम सुनते ही रोहित समझ गया कि आयुष ने जरूर दादी माँ को रोहित के खिलाफ भड़काया होगा। रोहित के नौकर के साथ रिया को अपने कमरे में भेज दिया। जब रोहित दादी के कमरे में पहुंचा तो रोहित को देखते ही दादी माँ ने अपनी व्हील चेयर रोहित के पास लाते हुए कहा, रोहित, मैंने सुना है तुम एक लड़की को पसंद करने लगे हो और वो लड़की पहले से एक बच्चे की माँ है। इस तरह की औरत तुम्हारी लाइफ में कैसे हो सकती है? दादी माँ की बात सुनने के बाद रोहित ने दादी माँ के कमरे में नजर घुमाई। तभी उसकी नजर कोने में बैठकर चाय पी रहे आयुष पर पड़ी। धीरे से आयुष के पास जाके रोहित ने आयुष से पूछा, क्या ये बात तुमने दादी माँ से कही है? चाय का कप टेबल पर रखते हुए खड़े होकर आयुष ने रोहित से कहा, अरे भाई, ये सब कुछ मैं तेरे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। जरा अपने आप को देखो, कहाँ तुम और कहाँ वो औरत। अरे तुम्हें तो उससे कई ऊंचे खानदान की कोई भी लड़की मिल जाएगी। जवान खूबसूरत लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए मर रही हैं और तुम एक ऐसी औरत के प्यार के जाल में फंस गए जिसने पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या तुम ऐसी औरत को इस घर की बहू बनाना चाहते हो जो पहले ही किसी मर्द के साथ संबंध बनाए हुए हैं? रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए बड़े ही आराम से आयुष की बातों का जवाब देते हुए कहा, वैसे तो मेरा भी बेटा है, तो ये सारी बातें तुम मेरे बारे में भी सोचते होंगे। रोहित की बात का जवाब देते हुए आयुष ने कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो रोहित? तुम एक लड़के हो, वो भी मारवा खानदान के हेड। मारवा इंडस्ट्रीज में तुम्हारी पोजीशन सबसे ऊपर है। तुम सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो। फिर तुम्हारा ऐसी लड़की के साथ क्या मुकाबला? अगर तुम ऐसी लड़की के साथ शादी कर लोगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे लोग हंसेंगे मारवा खानदान के ऊपर। किसी और की बच्ची को अपनाओगे तो लोग हंसेंगे हम पर। आयुष की इस बात पर आवाज ऊंची करते हुए रोहित मारवा ने कहा, किसने कहा कि वो किसी और की बच्ची की माँ है? आयुष हैरानी से रोहित मारवा को देखने लगा। इससे पहले कि रोहित एक्साइटमेंट में आगे कुछ कहता, रोहित ने अपने आप को रोक लिया।
रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि इससे पहले कि वो रिया को और अनिका को ऑफिशियली मारवा हाउस नहीं ले आता, वो रिया और आर्यन की सच्चाई किसको नहीं बता सकता था। ऐसा करने से शायद रोहित और अनिका की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। और फिर रोहित ने अनिका के साथ अभी तक शादी की कोई बात नहीं की थी, ना ही अनिका रोहित के साथ ऑफिशियली कोई रिलेशन में थी। जब आयुष ने देखा कि रोहित खामोश रह गया है, तो आयुष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो लड़की शादी के बाद अपनी बच्ची को यहाँ नहीं लाएगी? मैं जानता हूँ वो लड़की अभी मल्होत्रा खानदान के साथ रहती है। तुम ये कहना चाहती हो कि वो लड़की शादी करके मारवा हाउस में आ जाएगी, मगर उसकी बेटी वहीं पर मल्होत्रा हाउस में मल्होत्रा परिवार के साथ रहेगी? जरा सोचो रोहित, जो लड़की अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ सकती है, वो अपने खानदान में आकर क्या कुछ नहीं करेगी? एक छोटी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करना मारवा खानदान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यहाँ बात है उस लड़की की, उस चालबाज लड़की की जो तुम्हें जाल में फंसाना चाहती है। अब दादी माँ आप ही समझाइए रोहित को। दादी माँ के चेहरे पे साफ नजर आ रहा था कि दादी माँ को यह शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, मगर किसी तरह बात को वहीं पर खत्म करते हुए दादी माँ ने आयुष से कहा, हमें इस बात का फैसला रोहित पर ही छोड़ देना चाहिए। आयुष ने सरप्राइज होकर अपने दोनों हाथ हवा में उछाले और पांव पटक कर कमरे से बाहर चला गया। आयुष के जाने के बाद दादी अपनी व्हीलचेयर रोहित के पास लाई और रोहित का एक हाथ धीरे से पकड़ते हुए धीमी आवाज में दादी माँ ने रोहित से पूछा, क्या तुम सचमुच उस लड़की से शादी करना चाहते हो? रोहित एक उंगली से अपनी दाढ़ी खुजलाने लगा और उसने अपनी दादी माँ से कहा, दादी माँ, अभी शादी की बात करने में बहुत देर है। मैं इस वक्त इतनी जल्दी में कुछ नहीं कर सकता। अपने चेहरे पर नाराजगी लाते हुए दादी माँ ने अपनी मोटी आवाज निकालते हुए रोहित से कहा, रोहित, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे रोहित उन लड़कों में से है जो लड़कियों को सिर्फ इसलिए साथ रखते हैं कि वो खूबसूरत होती हैं, जवान होती हैं। कुछ देर की दोस्ती के बाद वो लड़कियों को छोड़ देते हैं। क्या तुम्हारा भी ऐसा कोई इरादा है? दादी माँ की ऐसी बात पर रोहित बहुत अकवार्ड फील करने लगा। रोहित ने दादी माँ से कहा, नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अभी तो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसे तो मेरी फीलिंग्स के बारे में पता भी नहीं है और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। रोहित की ये बात सुनकर दादी माँ जोर से हंस पड़ी। दादी माँ को यकीन नहीं हो रहा था उसने अभी क्या सुना था। हंसते हुए दादी माँ ने रोहित से कहा, क्या दिल्ली में ऐसी कोई लड़की है जो तुम्हें पसंद नहीं करती? द फेमस रोहित मारवा में इंटरेस्ट नहीं है। पिछले 3-4 सालों में दादी माँ को कई रिश्ते आए थे रोहित के लिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मिनिस्टर, हर एक परिवार चाहता था कि जो अपनी बेटी को की शादी रोहित मारवा से करवाए। रोहित मारवा न सिर्फ इस देश का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन था, बल्कि वो दिल का सच्चा था और दिमाग का बहुत तेज भी था। परिवार और मारवा इंडस्ट्रीज को जिस तरह रोहित ने अपने कंधों पर संभाल के रखा था, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। दुनिया में हर लड़की का बाप यही चाहेगा कि उसका दामाद रोहित मारवा जैसा हो, और शायद दुनिया की हर लड़की यही चाहेगी कि उसका होने वाला पति रोहित मारवा जैसा हो। फिर आखिर ये कौन लड़की थी जिसे रोहित मारवा में इंटरेस्ट नहीं था? इनफैक्ट 2-3 साल पहले दादी माँ को रोहित के लिए करण गुलेरिया की गोद ली हुई बेटी का रिश्ता भी आया था। वैसे तो गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार का रिश्ता जोड़ना काफी आसान था, क्योंकि दोनों परिवार इंडस्ट्रीज में और समाज में लगभग बराबर की पोजीशन हासिल कर चुके थे। मगर जब दादी माँ को इस बात का पता चला कि वो लड़की करण गुलेरिया की गोद ली हुई बेटी थी, तो दादी माँ ने बिना रोहित को पूछे ही रिश्ता ठुकरा दिया था। मगर ऐसे कई रिश्ते थे, पढ़ी लिखी लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, उच्च खानदान की लड़कियां, जिनका रिश्ता रोहित ने हमेशा ही ठुकरा दिया था। ऐसा नहीं था कि ये लड़कियां किसी भी लिहाज से कम थीं,
मगर इनमें से कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो रोहित के दिल में स्पेशल जगह बना सकती थी। आज पहली बार दादी माँ के कानों पर यह बात पड़ी थी कि कोई ऐसी लड़की भी दिल्ली में मौजूद है जिसने रोहित मारवा में इंटरेस्ट नहीं था। अब तो दादी माँ को इस लड़की को मिलने की क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगी थी। दादी माँ ने बिल्कुल कड़क आवाज में रोहित को ऑर्डर करते हुए कहा, ठीक है, उस लड़की को ले आओ यहाँ पर, मैं मिलना चाहती हूँ उस लड़की से। रोहित ने बस हाँ में अपनी दादी माँ के सामने सर हिला दिया और अपने कमरे से चला गया। रोहित के जाते ही दादी माँ ने अपना इंटरकॉम लगाया और किसी से बात करते हुए कहा, जरा पता लगाकर बताओ मुझे ये अनिका गुलेरिया कौन है। ये कहती हुई दादी माँ ने फोन का रिसीवर रख दिया। दादी माँ रोहित मारवा से बहुत प्यार करती थी। रोहित की खुशी दादी माँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, मगर दादी माँ के लिए एक और भी चीज़ बहुत ज़रूरी थी, वो थी मारवा खानदान की रिस्पेक्ट। दादी माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शहर के लोग में मारवा खानदान के बारे में बात गलत करे और मारवा खानदान की रिस्पेक्ट पर आँच आए। अनिका ने पहले ही किसी बच्चे को जन्म दिया था, ये बात दादी माँ को बार बार परेशान कर रही थी। अनिका का किसी और के साथ पास्ट में हुआ रिश्ता रोहित के भविष्य में उसे प्रॉब्लम दे सकता था। दादी माँ किसी तरह अनिका और उसकी बेटी से मिलकर सारी बातों का खुलासा करना चाहती थी। वहाँ श्रेया के घर में श्रेया आर्यन के साथ घर को सजाने में लगी थी। अनिका ने अपने लिए एक बेडरूम पसंद कर लिया था और वो वहीं पे जाकर सो गई थी। श्रेया आर्यन को टॉप फ्लोर पर स्पेशली बने बच्चों के कमरे में ले गई थी। कमरे को सुपर हीरो की थीम से सजाया गया था। तरह तरह की चीजें, बेडशीट, कर्टेन, सब कुछ सुपर हीरो थीम से डेकोरेट किया था। श्रेया ने एक्साइट होकर आर्यन को कमरा दिखाते हुए पूछा, कैसा लगा तुम्हें ये कमरा? ये कमरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। कमरे को देखकर मुंह बनाते हुए आर्यन ने कहा, ये बहुत चाइल्डिश है। आर्यन का जवाब सुनकर श्रेया पास पड़ी एक चेयर पर बैठकर हैरानी से आर्यन को देखने लगी। श्रेया ने आर्यन को दोनों हाथ से पकड़कर कहा, भाई तुम तुम्हारी उम्र के से बहुत आगे निकल चुके हो। सारे बच्चे ये थीम देखकर पागल हो जाते हैं और तुम हो कि ये तुम्हें चाइल्डिश लगता है। अभी 6 साल के हुए नहीं हो तुम और चीज़ों को चाइल्डिश कहते हो। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए मारवा हाउस में किस तरह का कमरा बनाया है? जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, ब्लैक एंड व्हाइट थीम पर बनाया हुआ मेरा पूरा कमरा। मिनिमम डेकोरेट मैक्सिमम एलिगेंस, ऐसा मेरे पापा कहते हैं। मुझे भी अपने पापा की डिजाइनिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको कभी ले जाऊंगा अपने कमरे में। ऐसा कहते ही आर्यन को ये बात याद आई कि रोहित ने आर्यन का बेडरूम पूरी तरह से बदल दिया था। रिया की चॉइस के हिसाब से पिंक कर्टन, बॉबी डॉल की थीम वाले डेकोरेट। आर्यन को जब वो नए रूम की सजावट याद आई तो उसे श्रेया मासी का ये रूम ज़्यादा बेहतर लगने लगा। फिर रूम की ओर देखकर आर्यन ने श्रेया से पूछा, मासी वैसे ये कमरा आपने किसके लिए रखा था? एक लंबी सांस छोड़ने के बाद श्रेया ने कहा, मेरे बेटे के लिए। श्रेया की बात सुनकर आर्यन हैरान रह गया। आर्यन ने श्रेया से पूछा, मासी आपका बेटा भी है? कमरे के पर्दे खोलते हुए श्रेया ने आर्यन की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटी भी हो सकती है और इसलिए मैं बगल में एक लड़की का कमरा भी बनवाया है। जब रिया आएगी तब उसे वो कमरा दिखाऊंगी, शायद उसे मेरा टेस्ट पसंद आए। खिड़की से बाहर झांकते हुए श्रेया के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि किसी तरह श्रेया को अपना खोया हुआ बच्चा वापस मिल जाए। श्रेया अपने बच्चे को वो सारा प्यार देना चाहती थी जो इतने सालों में उसे नहीं दे पाई थी। अभी श्रेया अपने खोए हुए बच्चे के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसके फोन बजने लगा। जैसे ही श्रेया ने फोन उठाया, श्रेया के कानों पर आकाश गुलेरिया की आवाज पड़ी, मैं बोल रहा हूँ। आकाश की आवाज सुनते ही श्रेया के चेहरे का रंग उड़ गया। दबी हुई आवाज में श्रेया ने कहा, बोलिए मिस्टर गुलेरिया, आपको मुझसे क्या काम पड़ गया?
कुछ देर खामोश रहने के बाद आकाश ने झिझकते हुए श्रेया से कहा, वो दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी आपसे डांस सीखना चाहती है। क्या आप उसे डांस सिखा सकती हैं मिस श्रेया? इससे पहले कि आकाश की बात पूरी होती, श्रेया ने उसे जवाब में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहते ही श्रेया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट करते ही श्रेया के कानों पर दरवाजा खटखटाने की आवाज पड़ी। श्रेया ये सोचकर हैरान रह गई कि इस तरह की जगह पर उसे कौन मिलने आया था। दरवाजा नॉक करने की आवाज से अनिका की भी आंखें खुल गई थी। अनिका जल्दी से बिल्ला के मेन डोर खोलने अपने कमरे से बाहर निकली। इससे पहले कि श्रेया तीसरे माले से नीचे आती, अनिका ने डोर खोल दिया था। अनिका ये देखकर हैरान हो गई थी कि मेन डोर पर सावित्री परेशान खड़ी थी। दरवाजा खोलते ही सावित्री ने अनिका से कहा, क्या तुम कुछ देर मेरे साथ चल सकती हो? आज मेरी मैडम बड़े खराब मूड में है। ना उनका कोई दोस्त है, ना ही कोई उनसे मिलने आता है, ना ही वो सालों से किसी से मिलने जाती हैं। आज पहली बार उन्होंने तुम्हारे साथ इतनी बातें शेयर की थी। हो सकता है तुम्हारे साथ बात करके शायद उनके मूड में कोई फर्क पड़े। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो सावित्री को क्या जवाब देती। अनिका ने सावित्री से पूछा, क्या हुआ? अचानक उनका मूड इतना खराब क्यों हो गया? क्या उन फूलों की कंडीशन और खराब होने लगी है? सावित्री ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, दरअसल आज मैडम की बेटी उनसे मिलने आए थे। माँ बेटे के बीच में काफ़ी आर्गुमेंट हो गई, जिसकी वजह से मैडम बहुत दुखी हो गई हैं। दरअसल बात यह है कि मैडम का बेटा शादी करना चाहता है और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैडम को डर है कि सौतेली माँ उनके पोते के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। मगर मैडम सीधे सीधे ये बात उनके बेटे के साथ नहीं कर पाई। दोनों के बीच में थोड़ी सी गलतफहमी खड़ी हो गई और बस उनका बेटा नाराज होकर चला गया। आज काफ़ी सालों के बाद माँ और बेटे के संबंध में सुधार आने वाला था, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। दोनों के संबंध आज शायद और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। जब से बाबा गए हैं तब से मैडम ग्रीन हाउस में बैठी हैं, बस मन ही मन कुछ गुनगुना रही हैं और अपने आसपास पौधों और फूलों को देख रही हैं। ना तो किसी बात का जवाब देती, ना ही कुछ बात करती हैं। बाबा गए हैं तब से लेकर अब तक न तो उन्होंने पानी पिया है, ना ही मुंह में अनाज का एक दाना डाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कहते हुए सावित्री ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे खींचकर मिसेज मारवा की विला में ले गई। जब अनिका और सावित्री वहां पहुंची तो अनिका ने देखा कि मिसेज मारवा चुपचाप ग्रीन हाउस में बैठी फूलों की ओर देखे जा रही थी। ना तो उनके शरीर में कोई मूवमेंट थी, ना ही चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन। बस खुली आंखों से वो अपने सामने रखे फूलों को देखे जा रही थी। अनिका ने सावित्री की कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अनिका ग्रीन हाउस की ओर चलने लगी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस औरत से क्या बात करती जिसका नाम तक वो नहीं जानती। ना आज से पहले इन्हें कभी मिली थी, ना ही वो उनके बारे में कुछ जानती थी। अनिका जैसे ही ग्रीन हाउस में एंटर हुई, मिसेज मारवा की नज़र अनिका पर पड़ी। अनिका को देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मिसेज मारवा ने अनिका को पास बुलाते हुए कहा, आओ बेटा आओ, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। कोई तो है जिनको इन फूलों की उतनी कदर है जितनी मुझे है। वैसे तुम में और इन फूलों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अनिका उनकी ये बात सुनकर हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। तभी मिसेज मारवा ने अनिका से कहा, तुम भी इतनी ही खूबसूरत हो जितने ये फूल। अनिका और श्रेया तो पहले से ही मारवा की खूबसूरती की दीवाने थे। मिसेज मारवा के मुंह से अपने लिए इस तरह की तारीफ सुनना अनिका के लिए ओवरवेलमिंग था। अनिका मुस्कुराते हुए मिसेज मारवा के ठीक बगल में बैठ गई। इससे पहले कि अनिका उनसे कुछ बात कर पाती, मिसेज मारवा ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, वैसे तो हम अब दोस्त हो चुके हैं, क्योंकि अब हम तीसरी बार मिलने हैं। वैसे मेरा कोई दोस्त नहीं, क्या तुम इस बुढ़ी औरत को दोस्त बनाना चाहोगी? अनिका ने मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला दिया।
अनिका के हाथ पे हाथ रखते हुए मिसेज मारवा ने पूछा। अच्छा तो दोस्त, अपना नाम तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अनिका अपना नाम बताने ही वाली थी कि अचानक एक बिल्ली ग्रीन हाउस में दाखिल हुई। इससे पहले कि वो बिल्ली उस गमले को नुकसान पहुंचाती जिसमें वो बीमार रेयर आर्किड फ्लावर्स के पौधे को रखा गया था, सावित्री ने बड़े ही प्यार से उस बिल्ली को अपने हाथ में उठा लिया और ग्रीन हाउस की बाहर ले गई। गमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, ये देखकर मिसेज मारवा ने राहत की सांस ली। गमले को अपने हाथों में उठाते हुए मिसेज मारवा ने कहा, जानती हो ये रेयर आर्किड के फूल मुझ तक कैसे पहुंचे? ये पौधा मेरे बेटे ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। मेरे बेटे के लिए मेरे मन में जितना प्यार था वो मैंने इस पौधे में लगा दिया। उस दिन से पहले न तो मुझे गार्डनिंग का शौक था न फूलों से प्यार। बस मेरे बेटे के ने दिए इस पौधे को बहुत प्यार से जतन करके बहुत संभाल के मुझे अपने पास रखा था। मुझे ऐसा लगने लगा था किसी दिन ये पौधा मुरझा जाएगा, उस दिन मेरी भी सांसें अटक जाएगी। बस इस पौधे का ध्यान रखने के लिए मैंने गार्डनिंग का शौक भी अपना लिया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में यहाँ काफ़ी अलग अलग किस्म के पौधे और फूल इकट्ठा भी कर लिए। अनिका चुपचाप बैठी मिसेज मारवा को सुनने लगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस बेहद खूबसूरत दिखने वाली आंटी को किसी चीज की अगर जरूरत थी तो वो किसी सुनने वाले की थी। सालों से मन में दबाई हुई बात को एक के बाद एक अनिका के सामने रखने लगी। वैसे तो अनिका में इतना पेशेंस नहीं था कि किसी को इतनी देर तक सुनती रहे, मगर इस औरत का रूप, उनका रंग, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके बात करने की स्टाइल, सब कुछ इतना प्यारा था कि अनिका बिना बोर हुए पूरे दिन भर उनकी बातें सुन सकती थी और उन्हें देख सकती थी। मिसेज मारवा को बातों से अनिका को इतना पता चला था कि उनका बेटा उनके साथ कुछ खास रिश्ता नहीं था। मौका देखकर सावित्री ने कुछ बिस्कुट और चाय लाकर अनिका और मिसेज मारवा के हाथ में थमा दिए थे। अनिका से बात करते हुए मिसेज मारवा को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कब उन्होंने चाय में बिस्कुट डुबो के खाना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद जब उनकी चाय खत्म हुई, मिसेज मारवा ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, देखो कितना वक्त हो गया, सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ। तुम सोचोगी आंटी कितना बोलती है, नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलना अवॉइड ही करोगी, क्यों? ठीक समझा ना मैंने? अनिका ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आपकी बातें सुनने में बहुत मजा आता है तो क्या आप मेरी बात सच मानेंगी या झूठ? अनिका की बातों का जवाब देते हुए आयशा मारवा ने कहा, खूबसूरत आंखें कभी झूठ नहीं कहती। मिसेज मारवा की इस बात पर सावित्री, आयशा मारवा और अनिका तीनों एक साथ हंस पड़े। फिर मिसेज मारवा ने अनिका से पूछा, क्या तुम यहाँ दिल्ली में पढ़ाई करने आई हो? कौन सी कॉलेज में पढ़ती हो तुम? अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अनिका की इस बात पर सावित्री और मिसेज मारवा दोनों हैरान रह गए। मिसेज मारवा ने अनिका से पूछा, मगर तुम तो अभी 18-19 साल की लगती हो, इतनी जल्दी पढ़ाई कैसे पूरी कर ली? अनिका ने मुस्कुराते हुए मिसेज मारवा की बातों का जवाब देते हुए कहा, जी मेरी पढ़ाई बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरा एक 5 साल का बच्चा है और मैं 25 साल की हूँ। अनिका की बात सुनते ही मिसेज मारवा अपनी जगह से खड़ी हो गई। इस वक्त आयशा मारवा के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर उनकी हैरानी साफ नजर आ रही थी। आयशा मारवा ने अनिका से कहा, ये क्या कह रही हो? इतनी सी उम्र में तुम्हारा एक बच्चा भी है और वो भी 5 साल का, कहाँ है वो? अनिका ने पीछे इशारा करते हुए कहा, वहाँ उस बिल्ला में। वो बिल्ला मेरी एक दोस्त ने अभी अभी खरीदा है। मिसेज मारवा ने अनिका को अपनी तरफ इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा, तो फिर मुझे उसके पास ले चलो, मैं भी मिलना चाहूंगी तुम्हारे बेटे को। आज ही मैं अपने पोते से मिली हूँ मगर मेरा जी नहीं भरा। थोड़ा वक्त तुम्हारे बेटे के साथ गुजारूंगी तो अपने पोते को थोड़ा कम मिस करूंगी। सावित्री को लगा कि अनिका शायद इस बात का बुरा मान जाएगी, इसलिए दोनों की बात को सावित्री ने बीच में काटते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मैडम? अभी अभी तो नए पड़ोसी बने हैं, जान पहचान हुई है, जल्दी उनके बेटे से भी मिल लेंगे।
सावित्री अच्छी तरह जानती थी कि आजकल की दिल्ली की नौजवान लड़कियां बड़े बुजुर्गों के साथ ओवर फ्रेंडली होना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और सावित्री ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अनिका मिसेज मारवा को हमेशा के लिए अवॉइड करने लगे। मिसेज मारवा भी कहीं न कहीं सावित्री का इशारा समझ चुकी थी। अपने पोते को मिलने के इमोशंस पर कंट्रोल लाते मिसेज मारवा ने कहा, ठीक है, अगली बार मिलेंगे तुम्हारे बेटे को। जब माँ इतनी सुंदर है तो बेटा भी जरूर सुंदर होगा। मिसेज मारवा की इस बात पर सावित्री, मिसेज मारवा और अनिका तीनों एक साथ हंस पड़ी। अनिका ने सावित्री और मिसेज मारवा से नमस्ते कहा और वहां से जाने लगी। मिसेज मारवा भी अनिका को बिल्ला के मेन गेट तक छोड़ने उसके पीछे गई। मेन गेट तक पहुंचते ही अनिका रुक गई। धीरे से पलटकर अनिका मिसेज मारवा को कहने लगी, आंटी, आप एक माँ हैं और जाहिर सी बात है कि हर माँ अपने बेटे के लिए प्रोटेक्टिव होती हैं, जिस तरह मैं हूँ अपने बेटे के लिए। मगर मुझे लगता है कि हर माँ की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जिसमें उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके ये सोचना पड़ता है कि बेटे को उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या नहीं। ये कहने के बाद अनिका सर झुका के वहाँ से चली गई। मिसेज मारवा अपने गेट पर खड़ी खामोश अनिका को अपने बिल्ला की तरफ जाते हुए देखने लगी। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी बात कह गई थी ये लड़की। पीछे खड़ी सावित्री ने मिसेज मारवा से कहा, मैडम, मुझे लगता है ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। रोहित मारवा की सेफ्टी के लिए आपने जिंदगी में कितना कुछ खोया है, मगर अब बाबा को सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। रोहित बाबा न सिर्फ पूरे परिवार को संभालते हैं बल्कि इतने बड़े मारवा इंडस्ट्रीज को अपने काबिल कंधों पर लेकर चल रहे हैं। रोहित अभी वो बच्चे नहीं रहे जिससे अपनी माँ की हिफाजत की जरूरत थी। मिसेज मारवा अंदर ही अंदर गहरी सोच में डूब गई थी। कुछ देर सोचने के बाद मिसेज मारवा ने सावित्री से कहा, अगर अब मैं सब सच सच बता भी देती हूँ तो क्या रोहित मेरी बात पर विश्वास करेगा? सावित्री ने कहा कि क्यों नहीं करेंगे, आखिर रोहित बाबा आपके बेटे हैं, आपका ही खून है। अनिका की बातों ने मिसेज मारवा के मन पे गहरा असर छोड़ दिया था। मिसेज मारवा ने सोच लिया था कि वो रोहित को फोन करके सब कुछ सच सच बता देगी। मिसेज मारवा ने रोहित को बचाने के लिए सालों अपने आप से दूर रखा था। रोहित को इस बात का विश्वास दिलाया था कि रोहित की माँ रोहित से नफरत करती थी। पिछले 20 सालों से अपनी माँ के ऐसे बर्ताव के बाद क्या अचानक रोहित उनकी कही बात पर विश्वास कर पाएगा? मिसेज मारवा ये नहीं समझ पा रही थी कि 20 साल में बनाई गई दूरी को 2 पल में कैसे मिट सकती थी। निराश और हताश मिसेज मारवा अपने बिल्ला की ओर जाने लगी। उन्होंने धीमी आवाज में सावित्री से कहा, पिछले 20 सालों में मैं अपने बेटे को बहुत दुख दे चुकी हूँ, उसे और दुख नहीं देना चाहती। रोहित के बिना रहने की आदत हो गई है मुझे। अपनी बाकी की जिंदगी भी उसे दूर से देखते हुए गुजार लूंगी। निराश और हताश मिसेज मारवा की बातें सुनकर सावित्री की आंखों से एक के बाद एक आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। सावित्री बस एक ही प्रार्थना करने लगी, बस किसी तरह रोहित बाबा को अपनी माँ को माफ करें और उन्हें वो प्यार दें जिस प्यार की एक महान माँ हकदार होती है। कुछ देर बाद अनिका और आर्यन अपनी कार मल्होत्रा हाउस के लिए वापस निकालने की तैयारी करने लगे। अनिका की ड्राइविंग सीट के बिल्कुल पास खड़ी श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे देखो तो ये विला कितना बड़ा है, तुम यहीं पर क्यों नहीं रह जाती? देखो ये जगह कितनी सुनसान है, मैं अकेली यहाँ कैसे रह पाऊंगी? अनिका ने श्रेया को आधी स्माइल देते हुए कहा, ये सारी बातें पहले ही सोचना चाहिए था। अब एक काम करो, चुपचाप हमारे साथ बैठो और चलो वापस मल्होत्रा हाउस। अनिका की ये बात सुनकर श्रेया कुछ देर के लिए खामोश हो गई। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने श्रेया से कहा, कब तक रहेंगे वहाँ और किस हक से रहूंगी? एक न एक दिन तो मुझे जाना ही था वहां से। श्रेया की इमोशनल बात सुनते हुए अनिका ने सीधा जवाब देते हुए श्रेया से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो एक काम करो, यहीं रहो और बोर होती रहो अकेले। श्रेया ने अपनी आवाज ऊंची करके अनिका से कहा, तुम बिल्कुल हार्टलेस हो, हार्टलेस। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जैसी बेस्ट फ्रेंड किसी को ना मिले। श्रेया की इस बात पे अनिका ने कार शुरू कर दी
और श्रेया से कहने लगी, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल मत करना, आर्यन को कॉल करना। अगर उसे सच में तुम्हारी बातों में दम लगा तो मुझे जगा देगा। हंसती हुई अनिका आर्यन के साथ विला से बाहर निकल गई। जैसे ही कार बगल वाले विला के पास हुई, आर्यन ने अनिका से पूछा, ओ दादी माँ, मेरा मतलब है हमारे नेबर्स के साथ आपकी बात हुई? अनिका ने आर्यन की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, एक बेहद खूबसूरत आंटी रहती है पड़ोस में। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, काफ़ी अच्छी लग रही थी वो आंटी स्वभाव से, तुम्हें भी मिलना चाहती हैं। हम जब नेक्स्ट टाइम मासी के घर के पास आएंगे तो जरूर चलना उनसे मिलने। ये बात सुनते ही आर्यन बहुत डर गया। आर्यन ने सोच लिया कि वो कोई न कोई बहाना बनाकर श्रेया मासी के यहाँ आने की बात को टाल दिया करेगा। कुछ ही देर में अनिका और आर्यन मल्होत्रा हाउस पहुंच गए। कार से निकलने के बाद अनिका ने कैजुअली अपना मोबाइल चेक किया। अनिका के मैसेंजर पर एक मैसेज आया था, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिसेज मारवा ने अपने मैसेंजर पर अपनी आईडी में ना तो अपने नाम का इस्तेमाल किया था और ना ही अपने सरनेम का। मैसेज में आगे लिखते हुए मिसेज मारवा ने अनिका से पूछा, वैसे अब हम दोस्त तो बन गए हैं, लेकिन अब तक मुझे अपने इस नए दोस्त का नाम नहीं पता। अनिका ने मुस्कुराते हुए मैसेंजर पर जवाब में लिखा, नाइस टू मीट यू टू यू आंटी, मेरा नाम अनिका गुलेरिया है। सावित्री किचन में अपना काम कर रही थी, तभी अचानक उन्हें ऊपर से फ्लोर के कांच के टूटने की आवाज़ आई। जब सावित्री दौड़कर ऊपर मिसेज मारवा के बेडरूम में गई तो उसने देखा मिसेज मारवा बालकनी में बैठी थी। उनके हाथ से कांच का गिलास टूटकर नीचे गिर गया था, मगर उनकी आंखें अपने मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी। सावित्री घबराकर मिसेज मारवा के पास गई और उन्हें पूछने लगी, मैडम, क्या हुआ आपको? मिसेज मारवा की नज़र अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी। धीरे धीरे अटकती आवाज में मिसेज मारवा ने सावित्री से पूछा, उस लड़की शालिनी ने क्या नाम बताया था उस लड़की का, जिससे रोहित पसंद करता है और जिसके साथ शादी करने वाला है? कुछ देर सोचने के बाद सावित्री ने जवाब दिया, अनिका। अनिका गुलेरिया था नाम उस लड़की का। मिसेज मारवा ने अपने मोबाइल पर आया हुआ मैसेज फिर से पढ़ा। मैसेज में साफ शब्दों में लिखा था, मेरा नाम अनिका गुलेरिया है। मोबाइल स्क्रीन पर अनिका का नाम पढ़ते ही मिसेज मारवा जैसे सुन पड़ चुकी थी। सावित्री की घबराहट बढ़ने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मिसेज मारवा को हुआ क्या था। सावित्री ने मिसेज मारवा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, मैडम प्लीज बताइए, क्या हुआ है आपको? मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है, प्लीज बोलो ना, प्लीज कुछ बोलो। आयशा मारवा ने बहुत धीमी आवाज में सावित्री से कहा, सावित्री, क्या तुम मेरी बात का विश्वास करोगी अगर मैं तुमसे यह कहूं कि जो लड़की हमें हमारे फूलों को बचाने में मदद कर रही है, ये वही लड़की है जिसे रोहित प्यार करता है और जिसके साथ शादी करना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात का विश्वास करोगी? मिसेज मारवा की ये बात सुनते ही सावित्री ने गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। सावित्री और मिसेज मारवा दोनों ही अनिका की बातों से, उसके बर्ताव से इम्प्रेस हुए थे। अनिका की बातों से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अनिका के मन में कोई भी मेल छुपा हो। वैसे काफी लोग जानते थे कि मिसेज मारवा कैसे परिवार से बिलोंग करती थी। काफी लड़कियां मारवा खानदान के करीब होने के लिए मिसेज मारवा का गलत इस्तेमाल करती थीं, मगर अनिका की बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मिसेज मारवा का गलत इस्तेमाल करके रोहित के करीब जाना चाहती थीं। सावित्री और मिसेज मारवा दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अनिका के साथ उनकी दोस्ती एक कोइंसिडेंस था या सचमुच एक बहुत बड़ा धोखा जो अनिका ने पहले से प्लान किया था। सावित्री काफी घबरा चुकी थी। वो मिसेज मारवा से कहने लगी, मैडम, अब हम क्या करेंगे? कहीं रोहित बाबा के सर पर कोई नई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी हमारी वजह से? मिसेज मारवा ने शालिनी की बात याद करते हुए सावित्री से कहा, अगर ये वही लड़की है जिसके बारे में शालिनी बात कर रही है तो जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। शालिनी ने कहा था अनिका की एक बेटी है, पर हमने जिसे दोस्ती की है उसे एक बेटा है।
ये बात सुनकर मिसेज मारवा काफी कंफ्यूज हो गई थी। सावित्री भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। मिसेज मारवा मन ही मन सोचने लगी, तो क्या ये बहुत बड़ा कॉन्सिडेंस हो सकता है कि एक ही नाम की दो लड़कियां हों, एक की दोस्ती माँ से हुई और दूसरे से बेटा का प्यार करता हो। सावित्री ने एक तरकीब निकालते हुए मिसेज मारवा से कहा, एक काम कर सकते हैं मैडम, जब अगली बार हम इस पड़ोस वाली लड़की को घर बुलाएंगे तभी हम रोहित बाबा को भी घर बुला लेंगे। दोनों का आमना सामना हो जाएगा और हमें सच का पता चल जाएगा। सावित्री की बातें सुनकर मिसेज मारवा गहरी सोच में पड़ गई। उन्हें अब उस वक्त का इंतजार था जब उनकी नई दोस्त अनिका और रोहित का आमना सामना होगा। अगले दिन दोपहर के 12 बजे थे। अनिका अपने बेडरूम में धीरे से अपनी आंखें खोली। फ्रेश होकर अनिका अपने बाथरूम से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में जाने लगी। जब अनिका सीढ़ियां उतर रही थी तब अनिका की नज़र नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे अंजलि मामी और नानी माँ पर पड़ी। अनिका को देखते ही अंजलि मामी और नानी दोनों खड़े हो गए। अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, तुम जानती हो अनिका? अनिका ने अंगड़ाई लेते हुए मामी से पूछा, क्या हुआ? आज क्या कोई खास बात है जो आप दोनों डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार कर रहे हैं? नानी माँ और अंजलि मामी दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगे। जब अनिका आकर उनकी बगल में डाइनिंग टेबल पर बैठी तो अंजलि मामी ने अनिका से कहा कि बेटा, बात दरअसल ये है कि मारवा हाउस से फ़ोन आया था। मारवा हाउस की बड़ी दादी तुमसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि तुम रिया को भी साथ लेकर जाओ। ये बात सुनते ही जैसे अनिका की नींद गायब हो गई। अनिका ने हैरान होकर मामी से पूछा, क्या कहा आपने? मारवा हाउस की बड़ी दादी मुझसे मिलना चाहती हैं? अंजलि मामी ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोहित की दादी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। ये बात कहने के बाद अंजलि मामी और अनिका दोनों हैरान थे। कुछ देर सोचने के बाद अंजलि मामी ने नानी माँ से और अनिका से कहा, मुझे लगता है कि तुमने उनका ऑपरेशन किया था, इसी सिलसिले में शायद मिलना चाहती होंगी। अनिका के चेहरे से अभी भी हैरानी कम नहीं हुई थी। अनिका ने अंजलि मामी से कहा, मगर इस बात को तो काफ़ी वक्त हो गया, अचानक क्या हुआ उन्हें कि मुझे और रिया को एक साथ मिलना चाहती हैं? अंजलि मामी फिर से खामोश हो गई और नानी माँ की ओर देखने लगी। नानी माँ ने इशारे से अंजलि मामी से अनिका को वो सवाल पूछने को कहा जो उनके मन में चल रहा था। अंजलि मामी ने धीरे से अनिका का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में अनिका से पूछा, अनिका बेटा, मुझे एक बात बिल्कुल सच सच बताना। अंजलि मामी की बात सुनकर अनिका की हैरानी और बढ़ गई। अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, पूछिए मामी, क्या पूछना चाहती हैं आप? अंजलि मामी ने झिझकते हुए अनिका से पूछा, क्या तुम और रोहित, मेरा मतलब है कि क्या तुम दोनों के बीच कोई? किसी तरह अंजलि मामी अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी, मगर अनिका वो सवाल समझ चुकी थी जो अंजलि मामी पूछ नहीं पा रही थी। अनिका ने अंजलि मामी को बीच में ही रोकते हुए कहा, मामी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में जैसा आप सोच रही हैं। अनिका अंजलि मामी से ये बात कहने ही वाली थी कि उसके और रोहित के बीच में कोई संबंध नहीं है कि अचानक ही अनिका का फ़ोन बजने लगा। जब अनिका ने उसके फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो वो देखकर चौंक गए कि रोहित मारवा उसे फ़ोन कर रहा था। अनिका ने फ़ोन उठाते ही रोहित से कहा, चलिए कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मिसेज? आगे कहने से पहले अनिका ने अपने आप को रोक लिया। अनिका अंजलि मामी और नानी के सामने ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो और रोहित अक्सर फ़ोन पर बात करते हैं। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जी, आज हम डेट पर चल सकते हैं क्या? हैरान अनिका ने रोहित की बातों का जवाब देते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? रोहित ने कहा, भूल गए? आपने मुझसे वादा किया था कि अब से हम ज़्यादा मिलेंगे। आपने प्रॉमिस किया था कि अब से हम रेगुलर डेट पर जाएंगे। हम सिर्फ आर्यन के जरिए मिलते हैं। मुझे लगता है अब हमें किसी बहाने का सहारा लिए बिना ही एक दूसरे से ज़्यादा मिलना चाहिए। रोहित मारवा की बातें सुनकर अचानक ही अनिका को अपनी दी हुई प्रॉमिस याद आ गई। रोहित ने फ़ोन पर आगे बात किया,
फिर अनिका ने कहा, ठीक है, बताइए कब और कहाँ। अनिका की ये बात सुनते ही अचानक ही रोहित की आवाज में चमक आ गई। रोहित ने अनिका से कहा, क्यों ना हम मूवी देखने चलें। अनिका ने फिर से उबासी लेते हुए कहा, नहीं नहीं, आजकल की फिल्में बहुत बोरिंग होती हैं, मैं तो थिएटर हॉल में सो जाऊंगी। कहीं न कहीं रोहित को अनिका की बात सच लगी। रोहित ने फिर प्लान बदलते हुए अनिका से कहा, तो फिर क्यों ना हम हिम लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएं, शहर से दूर गांव की तरफ, खेल खलिहान हो, जहां नदी हो, पहाड़ हो। रोहित की बात को बीच में काटते हुए अनिका ने कहा, मिस्टर, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं मनाली से हूँ। ये सारी बातों मेरे लिए आम है, ये बातें मुझे एक्साइट नहीं करती। रोहित अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका के लिए वो ऐसा क्या प्लान बनाए जिसमें अनिका को भी इंटरेस्ट हो, वरना हर बात की तरह अनिका और रोहित खाने के टेबल पर मिलेंगे, कुछ बात नहीं होगी और अनिका थोड़ा सा खाना खाए, थोड़ा से जूस पिएगी और चली जाएगी। इस बार रोहित ने अनिका से ही पूछ लिया, मिस अनिका, आप क्या करना पसंद करती हैं? चलिए आज वही करेंगी जो आपको पसंद है। रोहित की इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने स्पॉन्टेनियसली बिना कुछ सोचे समझे के कह दिया, मेरी तो फेवरेट हॉबी है कि अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके गहरी नींद में सो जाऊं। अनिका के ये कहने के बाद रोहित मारवा फोन पर बिल्कुल खामोश हो गया। जब कुछ देर तक रोहित की कुछ आवाज नहीं आई, तब अनिका ने कहा, हेलो मिस्टर, आर यू ऑनलाइन? रोहित ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, जी मैं वो आपकी पसंद सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था। अब तक हमारा रिलेशनशिप उस मोड़ तक पहुंचा नहीं है जब हम साथ साथ ये कर पाए। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका ने अपने एक हाथ से अपना माथा पीट दिया। तीखी आवाज में अनिका ने मिस्टर मारवा को जवाब देते हुए कहा, मिस्टर मारवा, क्या आप हिंदी भाषा नहीं ठीक से समझ पाते, या आप चाहते हैं कि मैं आपके दिमाग का कुछ इलाज करूं? अनिका को रोहित के साथ इस तरह बात करते हुए देखकर नानी माँ ने धीमी आवाज में अंजलि मामी से कहा, लगता है दोनों के बीच बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है। अंजलि, तुम शादी की तैयारियां करो। रोहित जान चुका था कि अब अनिका भड़क चुकी थी। रोहित को अपनी नादानी पर एम्ब्रेसमेंट भी हो रही थी। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरह अनिका का गुस्सा शांत करे। कुछ देर रोहित फोन पर कुछ कह नहीं पाया तो अनिका ने रोहित से कहा, अगर आपकी सारी बातें पूरी हो चुकी हो तो क्या मैं फोन रख सकती हूँ? रोहित ने अनिका को रोकते हुए कहा, एक मिनट रुक जाइए मिस अनिका। अनिका ने इरिटेट होकर कहा, अब क्या है मिस्टर मारवा? रोहित कुछ बात बताने की कोशिश करने लगा। रोहित अनिका को मनाना चाहता था कि इससे पहले जो बात रोहित ने कही थी वो एक गलत फहमी थी। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका ने रोहित का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जब अनिका ने फोन रखकर अपनी नजरें उठाकर देखा तो नानी माँ और अंजलि मामी उसे घूर घूर कर देख रही थी। थोड़ी देर तक अंजलि मामी और नानी माँ दोनों अनिका को घूरते रहे। फिर धीरे से नानी माँ ने अपना हाथ अनिका के हाथों की तरफ बढ़ाया और पूछा, अनिका बेटा, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम अपनी नानी माँ से बताना चाहोगी? क्या अभी तुम कहोगे कि तुम इस लड़के रोहित मारवा के साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं हो? अनिका अपने हाथों से अपना माथा मसलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को वो कैसे एक्सप्लेन करे। जब अंजलि मामी ने देखा कि अनिका चुपचाप बैठी थी और कुछ परेशानी में नजर आ रही थी तो धीमी आवाज में अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, अनिका बेटा, क्या तुम हमेशा इसी तरह रोहित से बात करती हो? अंजलि मामी जानती थी कि पूरे दिल्ली में रोहित मारवा के साथ इस तरह बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, और जिस तरह से रोहित अनिका की बात चुपचाप सुन रहा था उससे देखकर तो नानी माँ और अंजलि मामी को पक्का यकीन हो गया था कि जरूर अनिका और रोहित के बीच में कुछ चल रहा है। अनिका ने अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर रखा और यहाँ वहाँ देखते हुए अंजलि मामी और नानी से कहा, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूं, मगर मैं और रोहित मिस मारवा किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं है। हम लोग तो बस सिर्फ इतना कहकर अनिका रुक गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे, अपने रिलेशनशिप को किस तरह के शब्दों से बयान करे। अंजलि मामी अनिका की परेशानी समझ रही थी। अंजलि मामी ने अनिका को शांत करते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम स्ट्रेस मत लो, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अंजलि मामी ने अनिका से ये बात कही, नानी मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर अंजलि मामी और अनिका की नज़र एक दूसरे से मिले, दोनों के चेहरे पर एक साथ मुस्कान आ गई। ये सब देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंजलि मामी और नानी माँ के मन में चल रहे ख्यालों को किस तरह रोके। नानी माँ ने अनिका से कहा, चलो बेटा, सुबह हम सबने तो नाश्ता किया था, तुमने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा नाश्ता कर लो और अंजलि तुम मेरे कमरे में आओ। इसी दिन के इंतजार में मैंने अपने पुराने गहने निकाल कर रखे थे, हम नई स्टाइल की ज्वेलरी बनवा लेंगे। बहुत सारी तैयारियां करनी है, इन सब मामले में जितनी एडवांस में तैयारी करो उतना ही अच्छा होता है। नानी माँ की बातों पर हामी भरती हुई अंजलि मामी ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं भी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। दो बच्चों को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि शादी ब्याह की तैयारियां भी करने आती हैं, आपको मुझे गाइड करना होगा। अनिका ये सब सुनकर जोर से चिल्लाने ना चाहती थी, मगर किसी तरह उसने इमोशंस पर कंट्रोल किया और नानी माँ और अंजलि मामी को रोकती हुई कहा, मामी, नानी माँ, प्लीज आप ये सब बातें करना बंद कीजिए, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। अभी से ये बातें सोचने की या करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका की बातें सुनकर नानी माँ और अंजलि मामी दोनों ही रुक गए। नानी माँ ने अंजलि मामी से कहा, सुना तूने इस लड़की को, कहती है अभी से तैयारियां करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, कौन समझा इस बच्ची को, अभी से तैयारियां करेंगे तभी तो हम सारे काम शादी तक निपटा पाएंगे। अरे कोई मामूली खानदान में शादी नहीं होने वाली है, पता नहीं उनके क्या रीति रिवाज होंगे। मुझे तो यही सोच सोच कर डर लग रहा है कि इतने बड़े खानदान के साथ हम क्या बातें करेंगे, अगर उन्होंने कुछ मांग रख दी तो क्या कहेंगे हम। नानी माँ को शांत करती हुई अंजलि मामी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि वो बहुत बड़े लोग हैं, हमसे क्या मांग करेंगे वो लोग। फिर भी मैंने 35% शेयर की हिस्सेदारी अनिका के नाम कर दी है। मालहोत्रा फार्मेसी पे अनिका का भी उतना ही हक होगा जितना क्रिस और श्वेता का, ताकि फ्यूचर में बच्चों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही नानी माँ कुछ परेशान नजर आने लगी। नानी माँ ने अंजलि से कहा, इसी बात की चिंता मुझे भी खाई जा रही है। मैंने सुना है रोहित मारवा बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन रोहित के कजिन और बाकी मारवा खानदान के मौसेरे और चचेरे भाई रोहित की पोजीशन के लिए हमेशा तरसते रहते थे। बस मुझे इसी बात का डर है कि फ्यूचर में कहीं ये सब मिलकर रोहित को तो तकलीफ पहुंचाने की कोशिश न करें। वो लोग अनिका को भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। याद है रोहित की माँ के साथ क्या हुआ था, इतनी खूबसूरत और इतनी सुशील होने के बावजूद मारवा खानदान ने उन्हें घर से निकाल दिया था। देखो अनिका, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा स्वभाव है कि किसी भी तरह की नाइंसाफी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर रोहित की दादी माँ के सामने जरा ठीक से पेश आना, उनकी किसी भी बात का बुरा मत लगाना और उन्हें बुरा लगे ऐसा कोई जवाब मत देना। सीख जाओ, अब मारवा खानदान की बड़ी दादी से मिलने की तैयारी करो। अनिका ने अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर पटकते हुए अंजलि मामी और अपनी नानी से कहा, बस करो ये सब और फोन करके मारवा हाउस में कहलवा दो कि अनिका गुलेरिया मारवा हाउस की बड़ी दादी से मिलने नहीं आ रही है। अनिका, जो हमेशा ही शांत लगती थी, वो काफी परेशान और इरिटेट लग रही थी। अनिका ने अपनी मामी से कहा, मामी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं वहां उनसे मिलने नहीं जाना चाहती। इससे पहले कि अंजलि मामी उसे कुछ समझाने की कोशिश करे, नानी माँ ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है बच्ची, हम कोई उनके गुलाम नहीं कि जब चाहे वो हमें बुला ले और हम जाकर उनके दरवाजे पर जी हजारी लगा दें। अनिका ने राहत की लंबी सांस ली और ब्रेकफास्ट टेबल से अपना नाश्ता उठाया और अपने कमरे में चली गई। अनिका के जाने के बाद नानी माँ ने अंजलि मामी से कहा, अंजलि
मुझे लगता है कि पहले तुम्हें मारवा हाउस का एक चक्कर लगाकर आना चाहिए। नानी माँ की बात सुनकर अंजलि एक गहरी सोच में पड़ गई। कुछ देर अपने मन में सोचने के बाद अंजलि मामी ने हाँ में नानी माँ के सामने अपना सर हिला दिया। अंजलि मामी ने सोचा कि बात अगर रोहित और अनिका की शादी की थी तो पहले बड़ों को एक बार मिलकर बात कर लेनी चाहिए। ये ख्याल आते ही अंजलि मामी ने अपना फोन उठाया और मारवा हाउस की बड़ी दादी को कॉल लगा दिया। कॉल उठाते ही अंजलि मामी ने बड़ी दादी से कहा, नमस्ते बड़ी दादी, माफ़ कीजिएगा, वो बात दरअसल ये है कि अनिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद दादी माँ ने कहा, ठीक है, तुम चली आओ। हमने सुना है कि तुम्हारी भांजी की एक बच्ची भी है। तुम एक काम करना, बच्ची को अपने साथ ले आना। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो उस बच्ची का नाम रिया है। तुम रिया को अपने साथ ले आना। मैं चाहती हूँ कि आर्यन और रिया एक दूसरे को मिले। अंजलि मामी अच्छी तरह से समझ रही थी कि बड़ी दादी क्या कहना चाहती थी। अंजलि मामी ने फोन पर जवाब देते हुए कहा, जी बड़ी दादी माँ, मैं जरूर रिया को अपने साथ ले आऊंगी। फोन रखने के बाद अंजलि मामी ने नानी माँ से कहा, बड़ी दादी ने रिया को भी साथ लाने को कहा है। नानी माँ ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये भी बात सही है। दोनों बच्चे पहले से ही अगर एक दूसरे को जान ले समझ लें तो शादी के बाद दोनों बच्चों का घुलना मिलना आसान हो जाता है। काफी समझदार है रोहित की दादी माँ। अंजलि मामी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। अंजलि मामी ने नानी माँ से कहा, वो बात तो है दादी माँ, है तो बहुत समझदार, मगर मुझे डर है कि कहीं अनिका की किसी बात पर वो अनिका को नापसंद ना कर दे। अंजलि मामी की इस बात को हंसी में उड़ाते हुए नानी माँ ने कहा, अरे भाई, हमारी अनिका में क्या कमी है जो उसे वो नापसंद करेंगी। नानी माँ की ये बात सुनते ही अंजलि मामी बिल्कुल खामोश हो गई। नानी माँ समझ चुकी थी कि अंजलि मामी को किस बात की टेंशन थी। नानी माँ ने धीमी आवाज में अंजलि मामी से कहा, जानती हो तुम क्यों फिक्र कर रही हो? अनिका शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसकी एक बच्ची है। इसी बात को लेकर कहीं रोहित की दादी माँ अनिका को नापसंद करते तो, मगर इस बात को लेकर तुम फिक्र मत करो, रोहित भी तो एक बच्चे का बाप है। अंजलि मामी ने नानी माँ की बातों का जवाब देते हुए कहा, मगर समाज की नज़रों में लड़के और लड़की को एक ही नज़र से नहीं देखा जाता। हमारे समाज का ढांचा ही कुछ ऐसा है। और फिर रोहित से शादी करने के लिए तो बड़े से बड़े खानदान की कुंवारियां लड़कियां इन पहले से लाइन लगाकर खड़ी हैं। नानी माँ ने अंजलि के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी अनिका बाकी सब लड़कियों से बहुत अलग है। नानी माँ की ये बात सुनते ही अंजलि मामी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नानी माँ ने भी मुस्कुराते हुए अंजलि मामी से कहा, चलो अब जाने की तैयारियां करो, ठाठ से जाना। अगर वो मारवा खानदान से हैं तो हम भी मल्होत्रा परिवार से हैं, ये बात मत भूलना। ये बात कहकर नानी माँ अपने कमरे में चली गई। अंजलि मामी रिया को लेने उसके स्टडी रूम के पास गई। अंजलि मामी ने देखा कि आजकल रिया ज़्यादातर स्टडी रूम में ही रहती है। कुछ दिनों पहले तक जो रिया हमेशा खेल कूद करती रहती थी, सारा टाइम गार्डन में और मोबाइल गेमिंग में बिताती थी, वहीं रिया आजकल ज़्यादातर वक्त स्टडी रूम में बिताती है। जब अंजलि मामी स्टडी रूम में पहुंची तो आर्यन डेस्क पर बैठकर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। आर्यन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अंजलि मामी ने कहा, रिया बेटा, क्या तुम अपनी बड़ी मामी के साथ बाहर चलोगी? मुझे किसी से मिलने जाना है। अंजलि मामी की बात कानों पर पड़ते ही आर्यन ने अंजलि मामी से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। अंजलि मामी की ये बात सुनकर हैरान रह गई। जो रिया हमेशा ही पढ़ाई से दूर भागती थी, जिस रिया को चार दीवार के अंदर कैद रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो रिया बाहर जाने के ऑफर को ठुकरा रही थी। जवाब देने के बाद आर्यन भी समझ गया कि अंजलि मामी को शक होने लगा था, इसलिए अपने शब्द वापस लेते हुए आर्यन ने कहा, पढ़ाई बाकी है, मगर पढ़ाई तो हमेशा ही बाकी रहती है। तंग आ चुकी हूँ मैं पढ़ पढ़ कर, मुझे लगता है मामी, मुझे आपके साथ बाहर चलना चाहिए। ये बात सुनते ही अंजलि मामी ने राहत की सांस ली। अंजलि मामी ने आर्यन से कहा,
रिया बेटा रुको, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेकर आती हूँ, उसे पहनकर चलना। आर्यन ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए और अंजलि मामी को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने जो ड्रेस पहना है वो ठीक है, मैं ड्रेस नहीं पहनना चाहती। अंजलि मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जरा देखो अपनी ओर, और ये क्या पहन रखा है तुमने? समझ में नहीं आता कि तुम लड़का हो या लड़की। हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत बड़े खानदान के लोग हैं, उनके सामने जरा ढंग से तैयार होकर ढंग के कपड़े पहनकर जाना बहुत जरूरी है। आर्यन ने इरिटेट होते हुए अंजलि मामी से कहा, लेकिन बड़ी मामी, मैंने अभी जो पहना है मैं उसी में कंफर्टेबल हूँ। अंजलि मामी को अब इस बात का डर था कि कहीं रिया आने से मना न कर दे, इसलिए आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और अंजलि मामी ने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर ये कपड़े पसंद है तो इन्हीं कपड़ों में चलो, कोई बात नहीं, तुम कुछ देर और पढ़ाई कर लो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आर्यन को बाहर जाना, सोशलाइज होना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि ये सारी बातें रिया को बहुत पसंद थी, इसलिए वो अंजलि मामी से मना नहीं कर पाया। मगर एक बात से आर्यन अनजान था कि अंजलि मामी उसे जिस बड़े खानदान से मिलवाने ले जा रही थी वो आर्यन का अपना घर था। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बतलाएं। आपकी एक कमेंट से आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।